हेलो नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है मैथ्स पेडागोजी से संबंधित, जिसमें हम लोग अपने वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा। 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 15 के 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आसान भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को आप लोग परखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं 15 में से। शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को क्लास को शेयर करनी है अपने सभी साथियों के पास में। तो जल्दी से जाइए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के ऊपर। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है। आपको यह बताना था कि शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग वह किस प्रकार से कर रही है। पहला ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए कर रही है। दूसरा ऑप्शन लिखा है एक निश्चित प्रकार की सोच को तार्किकता विकसित करने के लिए, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। चौथा ऑप्शन लिखा है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग कर रही है वह विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। किसके लिए कर रही है? विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लिखते रहना अपने पास में कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं सही सही। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, या फिर आध्यात्मिक है। इसका तो सभी लोग सही सही आंसर कर लेंगे। बताइए सभी लोग, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है व्यवहारिक। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह। सभी लोग बताएंगे। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह। पहला ऑप्शन है विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। दूसरा ऑप्शन है तारकात्मक सोच को विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यह। विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। आपको पता है कि साइंस पढ़ते हो तो कई सारी चीज़ें इस प्रकार से होती हैं कि आपको गणित का सहारा लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और गणित पढ़ने से आपकी जो तार्किक सोच होती है वो विकसित होती है, ये भी सही है। व्यवहारिक जीवन में भी गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। इसके आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है और हमारी तार्किक सोच को भी बढ़ाती है या फिर विकसित करती है। और विज्ञान विषय अगर हमें पढ़ना है या फिर विज्ञान का अध्ययन करना है तो उसके लिए मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया इनमें से सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करते छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने को कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है। एक कोई शिक्षिका है जो कि क्लास 5 में बैठी हुई है। उसने समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा कि सभी लोग भारतीय टीम ने जो स्कोर किया है उसको सभी लोग पढ़िए एक बार। उसके पश्चात उसने कहा कि इन स्कोरों का सभी लोग क्या करिए, दंड बना दीजिए, ग्राफ खींच दीजिए। वह शिक्षिका किस चीज़ का प्रयास कर रही है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने का प्रयास कर रही है वह। जो दूसरा ऑप्शन है वह है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने में उनकी मदद कर रही है। या फिर चौथा ऑप्शन है परियोजना उपागमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही है वो शिक्षिका। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह शिक्षिका कर रही है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की प्रयास कर रही है, उनको चीज़ों के बारे में जानकारी देने का। अगर उसने कहा है कि सभी लोग देखिए इस पेपर में कि भारतीय
खिलाड़ियों के द्वारा कितने कितने रन बनाए गए हैं, आप लोग एक ग्राफ बनाइए। तो वो क्या कर रही है, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने में उनका सपोर्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। इससे ज्ञात होता है रोहित को भिन्न के परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, या फिर रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ना। लिखा है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 या फिर 3/7। रोहित की क्या प्रतिक्रिया थी, उसने कहा चूंकि अंश समान है तो 7 जो है वो किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, अतः 3/7 जो है वो 3/5 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 2 करेंगे उनका सबका बिल्कुल सही होगा। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है, वो ये नहीं जानता है अंश और हर की अवधारणा क्या होगी, उसको सही तरीके से इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए वह ऐसा बोल रहा है कि 3/7 3/5 से बड़ा है। इससे यही चीज ज्ञात होती है कि रोहित को अंश और हर की अवधारणा नहीं पता या फिर वो नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। कौन सी त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। यहाँ पर शिक्षक को क्या प्राप्त हुई, एक गलती प्राप्त हुई या फिर ज्ञात हुई। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, आपको यह बताना है। कोई शिक्षक है जो क्या कर रहा है, भिन्न का योग पढ़ा रहा है और तभी उसको एक त्रुटि ज्ञात होती है, जहाँ पे लिखा होता है 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। तो अब शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, बच्चों से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। दूसरा ऑप्शन लिखा है, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। आगे लिखा है, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करें। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, लघुत्तम समापवर्त यानी कि लाशा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लघुत्तम समापवर्त यानी कि लाशा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करनी चाहिए। अगर किसी शिक्षक को भिन्न का योग पढ़ाते समय इस प्रकार की त्रुटि ज्ञात हो रही है तो वो जो बच्ची है उसको लघुत्तम समापवर्त निकालना सही से नहीं आता है, इसीलिए उसने इस प्रकार की गलती की होगी, कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी बालक को एक अच्छा गणितज्ञ बनना है तो उसको क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो लिखा है अधिकतर सूत्रों को याद करना। कहने का मतलब है पहला ऑप्शन है अधिकतर सूत्रों को याद कर ले तो क्या वो अच्छा गणितज्ञ बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तीसरा ऑप्शन लिखा है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है, आपको ये बताना था। तो इसका जो लोग सही आंसर बताए, इसका जो लोग सही आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 उनका बिल्कुल सही है। वो सभी अवधारणाओं को समझे, मतलब कि और लागू करना सीख जाए और उनमें संबंध बनाना सीख जाए तो क्या होगा, वो एक अच्छा गणितज्ञ हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना बहुत ही जरूरी है, तभी आप एक अच्छे गणितज्ञ हो सकते हो। आप खाली सूत्र याद कर लो और आपको सूत्र रखना ना है कि मैं ये सूत्र कहाँ पे लगाना है, किस क्वेश्चन में लगाना है और कैसे लगाना है, तो ये सब हो गया आपका गलत। आगे लिखा है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, प्लस करना, घटाना करना या फिर गुणा करना, भाग करना, इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ाना है गणित की कक्षा में, तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा ऑप्शन लिखा है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। और जबकि चौथा ऑप्शन है केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। अगर आपको गणित में गणना करने संबंधी कौशल का विकास करना है या फिर उसको बढ़ाना है तो आपको संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। तभी आपकी जो गणित में गणना है यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग ये क्या होगा, तेज हो पाएगा। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने दिया था उनका सबका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि जो है बहुत आम हो गई है। यानी कि उसके क्लास के बच्चे जो गलती है बहुत कर रहे हैं। एक टीचर है कोई श्री सिंह, उन्होंने देखा कि हमारे क्लास के बच्चे भिन्न पढ़ाते समय ये गलती बहुत कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? 2/3 + 2/5 बराबर 4/10 कर दे रहे हैं। तो आपको बताना है श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अगर इस प्रकार की गलती बहुत आम हो गई है बच्चों के द्वारा तो उनको कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे ये गलती ठीक हो पाए? सभी लोग बताइए एक बार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। दूसरा ऑप्शन लिखा है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। विद्यार्थियों को मेहनत करने की, मेहनत क्या करेंगे वो? ये हो गया आपका गलत। अगर उनको भिन्न ही नहीं आ रहा है गुणा भाग, वो ये नहीं कर पा रहे हैं किस प्रकार से क्या करना है, जोड़ना घटाना है, तो किस चीज़ के ऊपर आप उनको मेहनत करवाओगे? तो गलत है ये। तीसरा लिखा है, हर के लघुत्तम समापवर्त की संकल्पना को स्पष्ट करना। क्या खाली आप अगर लासा की संकल्पना को स्पष्ट कर दोगे तो उनको भिन्न आ जाएगी? नहीं आएगी। उसके बाद लिखा है, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। ये भी गलत है। जब तक उनके आप भ्रांतियाँ हैं, जब तक आप उसको नहीं उनको बताओगे कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, इसका कारण क्या है। मान लीजिए आपने एक सवाल बता दिया, उसको बोल दिया चलिए आप लोग ये है 20 सवाल करके लाना। फिर उसके बाद में जैसे ही थोड़ा-सा क्वेश्चन चेंज होगा वो लोग नहीं कर पाएँगे। आपने एक क्वेश्चन करवा दिया और उसी के आधार पर आपने 20 क्वेश्चन दे दिए। बच्चे को पता ही नहीं है, वो सेम क्वेश्चन करके लाएगा 20 क्वेश्चन, उसके बाद भी वो नहीं सीख सकता जब तक कि उसका टॉपिक क्लियर ना हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट सबसे पहले करना है कि किस प्रकार से किया जाता है और आपको चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना चाहिए। सबसे पहले उनके जो डाउट है उनको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है? उसके बाद में आपको कई सारे चित्रों के माध्यम से समझाना है कि ये देखिए ये इसका 1/2 भाग 1/3 है। तो इस प्रकार से आपको समझाना है और उसके बाद में क्वेश्चनों का अभ्यास करवाना है जो आप उन्हें उनको सिखाया या फिर जो पढ़ाया है। तो ये जो है इस प्रकार से किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 देखा जाए तो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोई विद्यार्थी है, गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियाँ करते हैं क्योंकि वह एक से अधिक पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ते। दूसरा लिखा है, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, वे अर्थ निर्माण में अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियाँ करते हैं क्योंकि। समस्याओं का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा गणितीय। कोई विद्यार्थी है जो कि गणित के क्वेश्चन करते वक्त क्या कर रहा है, कई सारी गलतियाँ कर रहा है। तो आपको ये बताना है वो क्यों कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे एक बार, फटाफट आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा? वह एक से अधिक पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ते। तो भैया अगर वो मैथ पढ़ रहा है तो अगर वो हिंदी की बुक अगर पढ़ने भी लग गया तो क्या उससे फ़ायदा हो जाएगा? मैथ की समस्या हल थोड़ा हो जाएगी उसकी। तो ये आपका हो गया गलत। या फिर वो 5 अगर पुस्तकें भी पढ़ता है, उसको जोड़ घटाना नहीं आता है, तो 5 पुस्तकें पढ़ ले, 50 पुस्तक पढ़ ले तो भी वो नहीं सीख सकता मैथ को। दूसरा ऑप्शन लिखा था, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। बालक विद्यालय में बैठा है तो उसका सामाजिक स्तर से क्या करना है ये बताइए आप? मान लीजिए उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, तो उससे उसके परिवार से उस समय क्या मतलब है जब वो क्लास में बैठा है, तो उसको समझ में आनी चाहिए बात कि नहीं समझ में आनी चाहिए? आनी चाहिए बिल्कुल। इसीलिए आपका ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या लिखा था, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बालक अभ्यास नहीं करता है, ठीक है? बालक को कभी भी आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। बालक बालक जो होगा, जो आपकी क्लास का बच्चा होगा, हमेशा वो पॉजिटिव वे में रहेगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। वो अभ्यास नहीं करते हैं, ये हो गया नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में आपको कभी भी नहीं लेना है किसी भी बालक को।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही हो गया, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि किस प्रकार की है, आपको ये बताना है। कोई शिक्षक है जो शिक्षार्थियों को यानी कि विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी कि गणित की जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह जो गतिविधि है, यह जो कार्य है, यह किस प्रकार का है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन लिखा है, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तीसरा ऑप्शन लिखा है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो क्यों ना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 कर दिया जाए, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। अगर कोई टीचर ये बोल रहा है कि दैनिक जीवन में गणित का हम अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, उसकी आप लोग एक पत्रिका बना दीजिए। तो वो क्या कर रहा है, गणितीय संकल्पनाओं और उन अनुप्रयोगों के साथ या फिर अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की या फिर शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। अगला देखिए ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा ले रहा है वो, या फिर परीक्षा कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया होगा उनका सबका हो गया होगा यह क्वेश्चन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपका, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रमशः लगाइए। तो सबसे पहले आपको किस क्रम में लगाना है ये बताना। देखिए लिखा है, पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है, शिक्षार्थी सरल विलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है, शिक्षार्थी मीटर यानी कि मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो जब कोई बालक होता है, विद्यार्थी होता है, जब वो कोई स्कूल जाता है तो सबसे पहले किस चीज़ को सीखता है, सरल चीज़ों को सीखता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले आएगा। आपको एक क्रम में लगाना था। ऑप्शन जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में सी जो है सबसे पहले दिया गया था, बाकी सब में सी पहले ऑप्शन पर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो गया। सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद में आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी। तो आपको इस क्रम में लगाना था इस क्वेश्चन को। तो जिन लोगों ने लगा लिया था पहले से ही, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई विद्यार्थी सीखेगा कोई चीज़ तो कहाँ से सीखता है, सबसे पहले सरल चीज़ों को ही सीखता है। इसीलिए हमने सबसे ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया। उसके बाद में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करने लगते हैं। उसके बाद क्या करता है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं धीरे धीरे। उसके बाद में क्या करता है, फिर मैट्रिक इकाइयों के बीच में संबंधों को समझने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। लिखा है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डॉट डॉट से शुरुआत कर सकता है। अगर आपको किसी भी बालक को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये पूछा गया है। लिखा है, हथेली, अपनी हाथ की हथेली, पत्ते जो आपके विद्यालय में पेड़ होते हैं उनके जैसे कि पत्ते पड़े हुए हैं, और पेंसिल है, नोटबुक है आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कर देना। तो जब आप किसी वास्तविक चीज़ के साथ में तुलना करोगे तो विद्यार्थी के समझ में ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आपने बताया अपनी हथेली दिखाकर कि ये देखिए इस प्रकार से क्या बनता है, वर्ग बनता है, आयत बनता है। तो जब कोई वास्तविक चीज़ के साथ में कोई चीज़ जोड़ करके उसको पढ़ाएंगे बच्चे को तो उसके ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सबसे पॉजिटिव और सही आंसर क्या हो जाएगा, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना बिल्कुल सही और सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डॉट डॉट से शुरुआत कर सकता है। अगर किसी शिक्षक को भिन्न की अवधारणा से अपने शिक्षार्थियों को या फिर विद्यार्थियों को परिचित कराना है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है, आपको ये बताना है। सभी लोग बता दीजिए एक बार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि बालक आपके विद्यालय में बैठा हुआ है, आपने बोर्ड पे कोई चीज़ लिख दी, फिर आप उनसे पूछने लगे कि चलिए बताइए कि जो चीज़ हमने बोर्ड के ऊपर लिखी है ये बोर्ड के कितने भाग पर लिखी गई है।
मान लीजिए कि आपका जो बोर्ड है वो 100% है, आपने उसमें सिर्फ 50% कोचिंग लिख दी, तो बच्चा बोलेगा 1/2, यानी कि आधे भाग पर कोचिंग लिखी गई है। आपने बोर्ड के 4 हिस्से कर दिए, 4 टुकड़ों में बना दिया, फिर आपने उनमें से सिर्फ आपने 2 भाग में लिख दिया, तो क्या हो गया, आधा बोर्ड भर गया आपने। तो उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान करना, ये क्या हो गया, सबसे सही है। भिन्न की अवधारणा से बच्चों को परिचित कराने के लिए शुरुआती जो उनके होते हैं आयाम, वहाँ पर सबसे सही क्या हो जाएगा, उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान करना चाहिए या फिर करवानी चाहिए। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान कराना। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर कर दीजिए एक बार। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है, आपको ये बताना है, और विद्यार्थी है कक्षा 5 का। पहला ऑप्शन दिया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल का गणना करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। तीसरा ऑप्शन है, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, हमने क्या बताया था कि विद्यार्थियों को जब आप पढ़ा रहे हो, तो जो चीज़ उनके सामने है, अगर आप उससे संबंधित होकर के पढ़ा रहे हो, तो सबसे अच्छा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नंबर 4 लग रहा होगा कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो अब आप लोग बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, 9 क्वेश्चन। तो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत सही चल रही है, और अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन ही सही कर पाए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर लिखना है मास्टर्स अड्डा, फिर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएंगी, और आपको वहाँ पर पिछले 10 सालों के पेपर मिलने वाले हैं, जो आपके सीटेट करवाता है, और आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की एनसीईआरटी की बुक भी मिलने वाली है फ्री में। और अगर आप लोग चाहो तो आपको 100 रुपये में हमारा एक नोट्स उपलब्ध है, ईवीएस 100 रुपये का, हिंदी का भी 100 का है, और सामाजिक विज्ञान का 100 का, यानी कि इन नोट्स आपको अभी उपलब्ध है हमारे ऐप के ऊपर, ईवीएस, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। और अगर आप इन तीनों को बाय करेंगे एक साथ में, तो आपको ये 200 रुपये के मिलने वाले हैं। तो चलिए, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।